नमस्कार। यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स की इस सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्री के 1991 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उन सभी पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको कवर करा रहा हूँ। इस क्रम में अब तक 14 पेपर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप सभी जानते हैं कि हर पेपर में हम 100 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ये 15वां पेपर है और आप एक बात मान करके यहाँ से चल सकते हैं कि चाहे आप आरओ एआरओ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो इन दोनों पेपर्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण कह रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। लेकिन कथन कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो पहला कथन जो है आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। और कारण कह रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये सही बात है, क्योंकि बौद्ध दर्शन जो है या बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, तो ये गलत है और उसका जो कारण है वो सही है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बुद्ध ने अपने दर्शन में अनात्मवाद यानी बिना आत्मा का जो दर्शन है, उसका जो विचार है, उसका थॉट है, वो लोगों को दिया है। इसके अनुसार स्थायी आत्मा में विश्वास करना जो है वो भ्रामक हो सकता है। इसी कारण बुद्ध ने शाश्वत आत्मा का क्या किया है, निषेध किया है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये जो विचार है ये आजीवक संप्रदाय का है और आपने देखा होगा पिछले पेपर्स में भी आजीवक संप्रदाय से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसकी जो कह सकते हैं व्याख्या है या इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आजीवक जो संप्रदाय होता है या आजीवक संप्रदाय का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो कैसी है, भाग्यवादी है। ये भाग्य पर विश्वास करता है। इसके अनुसार मनुष्य का भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य के वश में कुछ नहीं होता। संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? मक्खली पुत्र घोषाल ने करी थी। यह कर्म सिद्धांत और मानव प्रत्यय में विश्वास नहीं करते। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो बिंदुसार था ये भी आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। ये 4 आर्य सत्य दे रखे हैं जो भगवान बुद्ध ने बताए थे। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। आप इनको क्रम में लगाना है आपको यहाँ पे कि कौन सा पहले आएगा फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, क्योंकि इनका एक ऑर्डर है। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, दुख है, मतलब संसार जो है वो किससे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। और उसके बाद में जो स्टेटमेंट आता है दूसरा वाला वो आता है दुख का कारण है, मतलब संसार दुखों से तो भरा हुआ है लेकिन जितने भी दुख इस संसार में हैं उन दुखों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इसके बाद में आता है फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट, दुख का निरोध है। अब फिर दोबारा से स्टार्टिंग से देखिए, संसार दुखों से भरा हुआ है और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और संसार के जितने भी दुख हैं उनका निरोध किया जा सकता है, मतलब उनको समाप्त किया जा सकता है, उनका एक समाधान ढूंढा जा सकता है। और समाधान ढूंढने के लिए, उस दुख के निरोध करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य होता है। तो ये क्रम जो हो गया आपका पहला, चौथा, दूसरा और उसके बाद में तीसरा। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इजिप्ट में किया गया, मेसोपोटामिया में किया गया, मध्य अमेरिका में किया गया, भारत में। ठीक है, तो कपास की खेती सबसे पहले भारत में स्टार्ट की गई। और कब स्टार्ट की गई थी? हड़प्पा काल में प्रारंभ की गई थी। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1722 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन में या खुदाई में कपास के वस्त्र के सूतों की प्राप्ति हुई है। सूत क्या होते हैं? धागे जो होते हैं, ठीक है, उनकी प्राप्ति होती है। भारत में उसकी खेती 3000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ की गई थी, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ की गई थी। भारत से ही जो कपास था, कॉटन था, वो यूनान गया और यूनानियों के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? हिंडन नाम दिया गया। यूनानी कपास को क्या कहते थे? हिंडन के नाम से बुलाते थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य को विष्णु गुप्त कहा जाता था। देखिए ये पुराने पेपर हैं तो
प्रश्नों का लेवल आपको थोड़ा सा हल्का लग सकता है, लेकिन आपको प्रश्नों पर तो ध्यान देना ही देना है। प्रश्नों के साथ साथ उसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। और जो भी नए हमारे मित्र जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हों उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रश्न की व्याख्या आपको कम दिखे या जिस प्रश्न के नीचे व्याख्या आपको दिखे नहीं या जिसके बारे में मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी है, तो आप ये मान करके चलेंगे, क्योंकि अब तक हमने 14 पेपर्स करे हैं तो उस प्रश्न की व्याख्या या उस प्रश्न से संबंधित जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि पहले पेपर से देखना स्टार्ट कीजिए क्रमबद्ध तरीके से। सॉरी। तो चाणक्य के बारे में बात हो रही थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ पे की थी? तक्षशिला में की थी। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त और उसके पुत्र बिंदुसार दोनों को मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दी थी। मतलब एक तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चाणक्य का ही था, लेकिन चाणक्य के बाद में उसके पुत्र बिंदुसार को भी जो है सलाहकार के रूप में उन्होंने अपनी सर्विस दी थी। इन्होंने एक राज्य के 7 तत्वों को बताया है। मतलब चाणक्य की बात हो रही है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था उसमें इन्होंने कोई भी राज्य जो होता है, कोई भी कह सकते हैं साम्राज्य होता है, उसके कितने मूल तत्व होते हैं, 7 मूल तत्व होते हैं जो उन्होंने बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? स्वामी, स्वामी का मतलब शासक, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब जनसंख्या, दुर्गा मतलब गढ़वाली या राजधानी, कोष मतलब खजाना, डंडा, डंडा किसको कहा गया ये पूछा गया है, याद रखेंगे। डंडा किसको कहा गया है? मतलब चाणक्य ने डंडा किसको कहा है? सेना को कहा है। मित्रा, मित्रा का मतलब है सहयोगी और मित्र। तो ये अनिवार्य 7 तत्व बताए हैं जिनकी सहायता से किसी भी राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा कल्चर में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा नामक स्थान से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से मिलता है। इसकी खोज किसने करी थी? पी जोशी ने करी थी 1967-68 में। उत्खनन कार्य जो इसका करवाया गया था वो RS बिस्ट के द्वारा करवाया गया था 1990-91 में। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा शिलालेख भी मिला है और स्टेडियम के भी साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? ये संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना का काल जो है वो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास है। इस ग्रंथ में कुल 3959 सूत्र हैं जो कुल कितने अध्यायों में विभाजित हैं? 8 अध्यायों में विभाजित हैं। और 8 अध्यायों में सॉरी 8 अध्यायों में विभाजित होने के कारण ही इस ग्रंथ को अष्टाध्यायी नाम दिया गया है। और जो 8 अध्याय हैं हर एक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में कुल जो पद हैं या पाद हैं उनकी संख्या कितनी है? 32 है, याद रखेंगे। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पर एक वार्तिक ग्रंथ भी लिखा गया है जिसके रचयिता कौन है? महर्षि कात्यायन। मतलब पाणिनि की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने करी। और इस अष्टाध्यायी पर एक इसी से मिलता जुलता एक ग्रंथ लिखा गया है, वार्तिक ग्रंथ लिखा गया है जिसकी रचना करी है महर्षि कात्यायन ने। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों तथा वार्तिक सूत्रों पर महर्षि पतंजलि के द्वारा व्याकरण का महाभ्यास लिखा गया है। तो यहाँ से 3 इन व्यक्तियों के नाम आपको पता चल गए। एक पाणिनि हो गए, एक आपके महर्षि कात्यायन हो गए और एक आपके महर्षि पतंजलि हो गए। तो व्याकरण में अगर देखा जाए तो इन तीनों मुनियों के द्वारा, किस किस के द्वारा? पतंजलि के द्वारा, कात्यायन के द्वारा और पाणिनि के द्वारा, तीनों मुनियों के द्वारा लिखी गई रचनाओं के कारण इन तीनों मुनियों के व्याकरण के त्रिमुनि की संज्ञा जो है इनको दी गई है। मतलब यहाँ पर तीनों के नाम आप देखें, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, तीनों को संयुक्त रूप से व्याकरण का त्रिमुनि कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिमुनि। ठीक है, याद रखेंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? इससे पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न जो है आया था, फिर दोबारा से इस वर्ष रिपीट हुआ था। तो जो भी
मठ हैं या मठों से संबंधित जानकारी है वो पिछले पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो व्याख्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले दी जा चुकी है, पहले इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर केवल आपको नाम याद रखने हैं जो कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। मठों के नाम आपको याद रखने हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ आदि शंकराचार्य की द्वारा जो है स्थापित किए गए थे। इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको पिछले पेपर में प्रोवाइड कर दी है। तृतीय संगम ये कहाँ पे हुआ था? तो तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, और संगमों से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएगी, जो 14 पेपर मैंने आपको कराए हैं। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि जिस प्रश्न की व्याख्या आपको न मिले तो आप ये मान करके चलेंगे कि उस प्रश्न के बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है उसको पहले बताया जा चुका है। और अगर आपको संगम पूरा जो एज है, संगम युग है, संगम साहित्य है, उसके बारे में जानना है तो मैंने संगम काल पर एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। पुराना वीडियो है थोड़ा सा, लेकिन देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं विस्तार से मैंने पूरे संगम काल के बारे में वहाँ पे बताया, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 3री शताब्दी तक संगम काल में प्राचीन तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के कुछ हिस्से ये जो है शामिल थे। और इस क्षेत्र को तब क्या कहा जाता था? तमिलम कहा जाता था या तमिलकम, ठीक है, या तो तमिलम इसको बोल सकते हैं या फिर कहीं कहीं पर किसी बुक में इसको तमिलकम के नाम से भी दर्शाया गया है, तो याद रखेंगे। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का मतलब है ये जो तमिल कवि हुआ करते थे प्राचीन काल में, उनका जो मिलन होता था, समागम होता था, सम्मेलन होता था, उसी को संगम कहा जाता था। तो प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिनको संयुक्त रूप से मुच्चंगम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है। मुच्चंगम किसको कहा जाता है? जो तमिल कवियों का संगम था उसको मुच्चंगम का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से जुड़ा हुआ। मोहम्मद तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा थी या प्रतीक मुद्रा थी वो असफल सिद्ध हुई थी। कारण क्या है? कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण भी सही रूप से कथन की व्याख्या करता है। इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी यहाँ से आपको देखनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और इसका शासनकाल है 1324 से लेकर के 1351। और इस शासनकाल के दौरान इसने विभिन्न नीतियों की शुरुआत की। जो प्रमुख नीतियां हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। पहला है प्रतीक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजा भी कहा जाता है। इसने 1330 से 1332 के समयकाल के दौरान कांसे की सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करी थी, और प्रत्येक कांसे के सिक्के का मूल्य चांदी के सिक्के, जिसको टका कहा जाता था, उसके समान था। ठीक है, यह नीति विफल रही क्योंकि जो बाजार थे, बाजार में जो है टनों के हिसाब से जाली सिक्के प्रचलन में आने लगे थे। इसके अलावा नागरिकों ने अपने टैक्सेस को पे करने के लिए कांसे के सिक्कों का प्रयोग किया, और सोने और चांदी के जो सिक्के थे उनकी उन्होंने जमाखोरी प्रारंभ कर दी। नतीजा इसका ये निकला कि इस मुद्रा के मूल्य में क्या हो गई? गिरावट आ गई, जिसके कारण इसकी निकासी हुई। तो इसकी जो सांकेतिक मुद्रा वाली योजना थी ये बिल्कुल असफल रही थी। राजधानी का हस्तांतरण इसने किया था 1326 से 1327 ईस्वी के दौरान। राजधानी को दिल्ली से इसने देवगिरी स्थानांतरित किया था। काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। खुरासान अभियान के बारे में बात करते हैं। 1332-33 के आसपास इसका खुरासान अभियान जो है वो चला था। फारसी सम्राट की मदद से वह खुरासान, ट्रांस ऑक्सियाना और इराक देश को जीतना चाहता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक उसने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना बनाई और इस मिशन पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन फारसी सम्राट ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे इसको भारी वित्तीय नुकसान हुआ और इस परियोजना को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया। कराचिल अभियान, इसकी डेट आपको याद रखनी 1333। ठीक है, कराचिल साम्राज्य कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र जो अब हिमाचल प्रदेश में है इसके बीच में मौजूद था। कराचिल साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारी पैदल सेना भेजी गई थी। तो इसका डेट आपको याद रखना है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। हालांकि इस प्रश्न के बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपको पूर्व में दी जा चुकी है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार अब तक पूछ लिया गया है इन 14 पेपर्स में, निज़ामुद्दीन औलिया वाला। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएगी। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्हीं के समय में भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। निज़ामुद्दीन औलिया
एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये एकमात्र चिश्ती संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इन्होंने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, लेकिन कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। लोग इन्हें योगी सिद्ध करके भी पुकारते थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले, काफी बार पूछा जा चुका है और जो भी इसके बारे में जानकारी है वो आपको पहले पेपर में मिल जाएगी। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। ठीक है, और मदरसे की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 1781 में इसने जो है कलकत्ता में पहला मदरसा बनवाया था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे? तो आपको पता है, देखिए गांधी जी सत्य अहिंसा के तो पुजारी थे, ये तो है ही है। अस्पृश्यता को वो विरोध करते थे, इसको मानते नहीं थे, लेकिन भारी औद्योगिकरण के पक्षधर गांधी जी नहीं थे, जबकि नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। तो गांधी जी क्यों नहीं चाहते थे भारी औद्योगिकरण? गांधी जी का ये विचार था कि भारत में सबसे पहले अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास करना है, तो उसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो ये भारी औद्योगिकरण की जगह लघु और कुटीर उद्योग पर बल देने पर विश्वास करते थे। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से जुड़ा हुआ, उपनिषदों के प्रति नेहरू को श्रद्धा नहीं थी और कारण दे रखा है कि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो भले ही नेहरू की दृष्टि वैज्ञानिक थी, लेकिन वे उपनिषदों को मूल ग्रंथ मानते थे, उपनिषदों का सम्मान करते थे, उनके प्रति श्रद्धा करते थे। ठीक है, तो पहला कथन जो है ये आपका गलत है। दूसरा है कि दृष्टि वैज्ञानिक थी, तो ये सही है। तो ए सही है, वो ए गलत है और आर आपका जो है वो सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको पिछले पेपर्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, तो यहाँ पर हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सम्मेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लक्षु महाराज जो हैं ये किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। फैयाज खान का संबंध ध्रुपद गायन से है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी से है और तलत महमूद जो है ये गजल गायक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है या विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, किसके बारे में? सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला कथन है आपका कि जो भी आवेदक सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता है या जो भी पत्र लिखता है तो उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। तो ऐसा प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम में नहीं दिया गया कि जैसे मान करके चलिए आपको कोई जानकारी सरकार से लेनी है तो उसके लिए उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको उस जानकारी को प्राप्त करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो पहला ही कथन जो है ये गलत हो जाता है। बाकी मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना हो या प्रत्येक मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वो 65 साल की आयु का हो जाएगा, दोनों में से जो भी पहले होगा उस पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। और ये जो अधिनियम था ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 तीनों कथन सही हैं, लेकिन पहला गलत है। जो भी आवेदक सूचना का अनुरोध करेगा उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अपनी स्वीकृति दी थी। इनके समय में ये जो है पारित हुआ था। आरटीआई अधिनियम 2005 में अनुसूचियों की संख्या है 2 और मजदूर किसान शक्ति संगठन ये ऐसा संगठन था जिसने आरटीआई अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में आरटीआई आवेदन पहला, ठीक है, पहला आरटीआई आवेदन जो है इस अधिनियम के लागू होने के बाद में किसने किया था? शाहिद रजा बर्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला पहला देश कौन सा था? तो स्वीडन जो था ये पहला देश था। जन सूचना अधिकारी के लिए किसी आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिन तक होती है? तो ये 30 दिन तक होती है, ये याद रखेंगे। 30 दिन के अंदर अंदर को सूचना जो है व्यक्ति को देनी ही देनी है। लेकिन अगर कोई भी मामला या कोई सूचना जीवन और स्वतंत्रता के मामलों से जुड़ी हुई है तो जन अधिकारी उस मामले से जुड़ी हुई जो सूचना है वो 2 दिन के अंदर अंदर देगा, 48 घंटे के अंदर देगा। सामान्य रूप में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी देनी है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिटेशन 30 दिन का रखा गया है, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े हुए मामलों के लिए ये जो सीमा है
उत्तर देने की ये 2 दिन है, 48 घंटे। सूचना प्राप्त करने के लिए नाम मात्र का शुल्क आरटीआई अधिनियम 2005 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक आवेदन के लिए 10 रुपये है। मतलब जब भी आप आरटीआई डालेंगे या कोई भी जानकारी मांगने के लिए कोई आवेदन करेंगे तो आपको प्रत्येक जानकारी के लिए, प्रत्येक आवेदन के लिए 10 रुपये जो है देने पड़ेंगे, और ये प्रावधान आरटीआई एक्ट 2005 के नियम 3 में दिया गया है। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना देने में असफल हो, मतलब अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचना नहीं दी जाती है, तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाता है, डीम्ड रिजेक्शन कहा जाता है। ये जो लाइनें मैंने यहाँ पर ऐड करी है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जो स्पेसिफिक लाइनें मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं वो ऐसी लाइनें हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये मानित अस्वीकृति क्या होता है ये भी पूछा गया है। ठीक है, और किस नियम के अनुसार आवेदन के लिए 10 रुपये देने होते हैं, जो आरटीआई एक्ट है, तो नियम 3 के अनुसार। तो जो भी पेपर हैं और जिन पेपर्स में चीज़ें पूछी गई हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेनेशन में रखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से महिला और बाल विकास विभाग है, इसको अब स्वतंत्र कर दिया गया है। ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आरंभिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन और साक्षरता विभाग, ये इसी के अंतर्गत आता है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तकनीकी शिक्षा विभाग भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है इसको भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसे संयुक्त बैठक सहित संसद के दोनों सदनों की सभी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछा गया है। योग्यताएं क्या हैं? इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं उनको पूरा करना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसकी जितनी योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं किसकी होती हैं? महान्यायवादी की होती हैं। इसको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ 5 वर्षों के लिए किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने, या 10 सालों के लिए एक हाई कोर्ट के वकील या एक प्रमुख न्यायविद के रूप में कार्य करने का अनुभव इनको होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया जाता है, मतलब इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, और ये भारत के राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत में जो है महान्यायवादी हैं, वर्तमान महान्यायवादी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला है नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इसको पद से कैसे हटाया जाता है? तो पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर नियंत्रक और लेखा परीक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएगी। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, यानी यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, और दूसरा दे रखा है राज्यों और केंद्रों के बीच में करों के बंटवारे से। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो संस्तुति भेजता है तो वो इन दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई संस्तुति भेज सकता है। ठीक है, राज्यों को कोई अनुदान दिया जाना है उसके बारे में संस्तुति जो है राष्ट्रपति, वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को संस्तुति भेज सकता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में अगर टैक्सेस का जो बंटवारा होता है, डिवीजन होता है, उसके बारे में भी वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजता है। तो एक और दोनों सही हैं आपके, पहला दूसरा। अब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत नियमित आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग है। तो इस वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वित्त आयोग के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 280 में, याद रखेंगे। वित्त आयोग अधिनियम 1951 ने प्रथम आयोग जो है 1951 का गठन किया था। तो पहली बार जो है इसका गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। योजना आयोग के पूर्व सदस्य जिनका नाम था एन के सिंह, इनकी अध्यक्षता में वर्तमान वित्त आयोग की स्थापना 2017 में की गई है। तो वर्तमान जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ठीक है, ये कब इसकी स्थापना की गई थी? 2017 में।
आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं और इसके पूर्णकालिक सदस्य शक्तिकांत दास और अनूप सिंह हैं। अंशकालिक सदस्य रमेश चंद और अशोक लाहिड़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने के बाद में आयोग से इस्तीफा देने वाले शक्तिकांत दास को अजय नारायण झा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है। आयोग को संविधान के अनुसार 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 एक के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। ये राज्य के वित्त आयोग के संबंध में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1994 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों की अगर बात करें तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भालचंद्र शुक्ला, दूसरे के थे टी.एन. धर, तीसरे के थे सैयद अली ताहिर रिजवी, चौथे के थे अतुल कुमार गुप्ता और पांचवे के थे आनंद मिश्रा। अब इसमें से मैंने ये आयोगों के अध्यक्षों को क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछा गया है क्रम लगाने के लिए कि उत्तर प्रदेश के वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको क्रम से लगाइए, कौन पहला था, कौन दूसरा था, कौन तीसरा था। तो 4-5 ये याद रख लेंगे नाम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? क्या उसको सभी राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी या कुछ जो बहुसंख्य राज्य हैं उनकी सहमति लेनी पड़ेगी या संबंधित राज्यों की, यानी जिस राज्य से संबंधित कोई भी इस तरीके का निर्णय लिया जाना है उसकी सहमति लेनी, या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में संसद जो है वो लागू करने के लिए कानून बना सकती है। तो चौथा वाला सही है। जरूरी नहीं है कि वो किसी राज्य की सहमति ले। इसके बारे में जो प्रावधान है वो यहाँ पर आप देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, क्योंकि वैसे जनरली राज्य सूची के जो विषय होते हैं, जो मामले होते हैं, उन पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन आर्टिकल 253 ये बताता है कि राज्य सूची के विषय पर भी जो है संसद कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी संसद के पास किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने या किए गए किसी भी निर्णय के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार होता है। ये प्रावधान अनुच्छेद किसमें है? 253 में है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो अधिकतम राज्यसभा के द्वारा इसे 14 दिन तक रोक करके रखा जा सकता है। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है और 2 विधेयक और होते हैं जिनको बोला जाता है वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, यानी प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक और द्वितीय प्रकार का वित्त विधेयक। तो प्रथम प्रकार का जो वित्तीय विधेयक है उसको अनुच्छेद 117(1) में परिभाषित किया गया है और द्वितीय प्रकार का वित्त विधेयक है उसको अनुच्छेद 117(3) में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं और धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। इसे लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जा सकता है, जिसे लोकसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। ऐसी सिफारिशें 14 दिनों के भीतर अगर नहीं दी जाती हैं तो संसद द्वारा इसको पारित समझा जाता है। वित्त विधेयक प्रकार 2 संविधान का अनुच्छेद 117(3) वित्त विधेयक प्रकार 2 पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो धन विधेयक था उसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 2 के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती और राज्यसभा को इसमें संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति होती है, जबकि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को इस प्रकार की शक्ति नहीं दी जा सकती है। इसे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ये इसी वजह से यहाँ पर तुलनात्मक रूप से चीज़ों को मैंने रखा है ताकि आप समझ पाएँ कि धन विधेयक और वित्त विधेयक प्रकार 2 में क्या अंतर होता है। आपने देखा कि धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक को किसकी कह सकते हैं सिफारिश पर लोकसभा में पेश करते हैं? राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश करते हैं। लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 2 में इस प्रकार का उपबंध नहीं है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के भी उसको पेश किया जा सकता है। राज्यसभा संशोधन कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है और इसको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए कोई भी ऐसा मामला है वित्त विधेयक से जुड़ा हुआ जिस पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में क्या है,
कि बात नहीं बन पा रही है, तो गतिरोध हो गया है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। संविधान बनाने वाली संस्था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी गई थी, जिसमें 389 सदस्य थे। 93 देसी रियासतों से थे और 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। पहली बैठक में सभा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना भी बना। मुस्लिम लीग ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था, पाकिस्तान के अलग राज्य पर जोर दिया था, इसीलिए इस सम्मेलन में 211 सदस्य शामिल हुए थे, मतलब मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी प्रथमतः। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को बाद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया था। ठीक है, याद रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय करता है राष्ट्रपति, केंद्र के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में राज्यपाल। यहाँ पर देखिए लाभ का पद, जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे किसी को भी संसद का सदस्य होने के लिए, या कह सकते हैं लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए लाभ के पद पर होना जो है वो आवश्यक नहीं है। जो लाभ के पद पर होता है तो सदस्यता ग्रहण करने से पहले लाभ का पद उसको त्यागना पड़ता है। तो ये लाभ का पद क्या होता है और इसको निर्धारित कौन करता है या इसका निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के ऐसे पद पर है जहां वेतन और भत्ते मिलते हैं, तो वह व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा। तो ये बात जो है अगर केंद्र के संदर्भ में करें तो अनुच्छेद 102(1) में है, राज्य के संदर्भ में करेंगे तो अनुच्छेद 191(1) में है। अनुच्छेद 102(1) के अनुसार कोई संसद सदस्य लाभ के पद पर है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 103(1) के तहत और अनुच्छेद 103(2) के तहत। ठीक है, निर्वाचन आयोग की राय जो है वो राष्ट्रपति यहाँ से लेता है और उसके बाद में ये निर्णय करता है कि कोई भी संसद सदस्य लाभ के पद पर है या नहीं है, जबकि राज्यों में यही निर्णय राज्यपाल करता है। ठीक है, 192(1), 192(2) के अनुसार किससे राय लेकर के? निर्वाचन आयोग से राय लेकर के। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 55 सदस्य कम से कम आवश्यक हैं। और यहाँ पर देखेंगे आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, हालांकि इसे वर्ष 1977 में एक वैधानिक मान्यता दी गई। मतलब पहले मान लिया गया नेता प्रतिपक्ष का पद जो है 1969 में उसको मान्यता दी गई, लेकिन वैधानिक रूप से इसको मान्य कब किया गया? 1977 में। सदन की जो कुल संख्या होती है उसके 10वें हिस्से से कम न होने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% यानी लगभग 55 सदस्य जो हैं वो होने चाहिए विपक्ष के पास में, तभी उसको विपक्ष के नेता की मान्यता जो है वो दी जाती है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। वर्गीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे जो डीपीएसपी हैं उनको पूरा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पूरा चैप्टर ही आपका खत्म है, यहाँ पर समझिएगा। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर और इंक्लूड कर दी हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वर्गीकरण देखेंगे तो इसको समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। तो इनके बारे में जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं। ये सिद्धांत समाज की विचारधारा पर विचार करते हैं और एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। अवधारणा
सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की परिकल्पना करती है ताकि राज्य को कल्याणकारी राज्य के इष्टतम मानदंडों को प्राप्त कराया जा सके। राज्य को निर्देश देते हैं, ठीक है, ये जो समाजवादी सिद्धांत हैं क्या करते हैं, राज्य को निर्देश देते हैं। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ये सारे जो आर्टिकल हैं ये DPSP के तहत समाजवादी सिद्धांतों में जो है माने जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को दर्शाते हैं। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए उनके कुछ विचारों को DPSP में शामिल किया गया और वे भी राज्य को निर्देश देने का काम करते हैं, जैसे आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 7 और 48। हालांकि जितने भी आर्टिकल हैं DPSP से रिलेटेड उनको मैंने नीचे रखा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि इसके बारे में या इससे किसी भी कह सकते हैं पार्टिकुलर आर्टिकल में कौन सी चीज़ें लिखी गई, तो वो भी मैंने नीचे इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद में आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस सिद्धांतों का झुकाव उदारवाद की विचारधारा की ओर था और राज्य को निर्देश देने का काम करते हैं। अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, ये सारे अनुच्छेद जो हैं ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ से देखेंगे अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए संगठित करने के बारे में बल देता है, यानी ग्राम पंचायतों के बारे में आर्टिकल 40 में बात की गई है। अनुच्छेद 44 जो है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए किसकी बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के बारे में बात करता है। 47 जो है नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन का निषेध करना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनके बारे में बताता है। 48 में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध किया गया है। पशुओं की नस्लों को सुधारने के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 48A ये काफ़ी बार पूछा जाता है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित है, आर्टिकल 48A। 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बात की गई है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें 51 में बताई गई हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, तो वित्तीय आपातकाल भारत में कभी भी नहीं लगा है और वित्तीय आपातकाल या जितने भी तरह के आपातकाल होते हैं उनके बारे में मैं आपको व्याख्या पिछले पेपर्स में जो है विस्तार से दे चुका हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? मंत्री परिषद का मतलब क्या हो गया भैया, जो सत्ता में सरकार है उसी की तो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद विपक्ष की तो होती नहीं है। तो मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रखेगी? देखियो, अविश्वास प्रस्ताव तो रखेगी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष के द्वारा लाया सकता है। भर्त्सना मतलब एक तरह से निंदा या किसी की एक तरह से कह सकते हैं किसी भी चीज़ पर उनको आड़े हाथ लेना, तो ये भर्त्सना प्रस्ताव जो होता है वो भी विपक्ष के द्वारा लाया जाए। स्थगन प्रस्ताव भी कभी भी नहीं लाया जाएगा, है ना, जो भी सत्ता में सरकार हो उसके द्वारा। सत्ता में सरकार विश्वास प्रस्ताव जो है वो रख सकती है। इसके अलावा ये जो प्रस्ताव हैं ये विपक्ष के द्वारा रखे जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संचित निधि के बारे में। अनुच्छेद 112(3) में बताया गया है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये जो हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते उसको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलते हैं, संचित निधि से उसको वेतन नहीं दिया जाता है। संचित निधि का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत किया जाता है और इस कोष से सरकार के सभी व्ययों को किया जाता है। करों के माध्यम से केंद्र द्वारा प्राप्त सभी राजस्व
आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अन्य प्राप्तियां और सरकारी व्यवसाय के संचालन के संबंध में सभी गैर कर राजस्व समेकित निधि में जमा किए जाते हैं, यानी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। जो भी इनकम टैक्स लोगों से मिलता है सरकार को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है या कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, ठीक है, और भी जितनी प्राप्तियां होती हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? संचित निधि में जमा किया जाता है। सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेजरी बिल, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त ऋण द्वारा सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण जो होते हैं इस निधि में जमा होते हैं। संसद से अधिकृत किए बिना समेकित निधि या संचित निधि एक ही बात होती है, ठीक है। तो संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है, कब तक? संसद से अधिकृत किए बिना। विनियोग विधेयक जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। विनियोग विधेयक ये भारत की संचित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करता है। मतलब संचित निधि से धन निकालना है तो इसके लिए कौन सा बिल लाया जाता है? विनियोग विधेयक लाया जाता है। इसे लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक में संसद के किसी भी सदन में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन का प्रावधान नहीं होता है। केंद्र सरकार में 3 प्रकार के कोष होते हैं। संचित निधि या समेकित कोष, ये आर्टिकल 266 में बताया गया है। भारत की आकस्मिक निधि 267 में और भारत का लोक लेखा ये 266 में है, ठीक है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण से जुड़ा हुआ। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण क्या है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ए सही है, शक्तियां निर्वाचन आयोग को मिली हुई हैं, लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको पद से कार्यपालिका नहीं हटा सकती है। तो इसको कौन हटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस जो है निर्वाचित आयुक्त को हटाने का है, ये याद रखेंगे। राजीव कुमार भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक मूल अधिकार की कैटेगरी में आता है। संविधान के अनुच्छेद 21 क में यह उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये उनका मूल अधिकार है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। इसे मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी 21 का जो है जोड़ा गया था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत उसको जोड़ा गया था, याद रखेंगे। इससे पहले संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान था, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति ही किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़ करके किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में जो है प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में बात नहीं की गई है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो 5वीं अनुसूची में दी गई हैं। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, यही हमारा प्रश्न था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर देना है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण क्या है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है तथा अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर भी 27.6 दिन में लगाता है। अतः अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के जो काल हैं वो कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के एक गोलार्ध को आकर्षित करता है, आधे हिस्से को आकर्षित करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फलक पृथ्वी की ओर होता है।
तो कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही रूप से व्याख्या करता है। किसी पिंड का भार भार जो होता है भार, ठीक है, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है भार, ठीक है, याद रखेंगे। और द्रव्यमान जो होता है आपको पता है कि स्थिर राशि होती है, भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, इसी के कारण वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पर ही होता है। और विषुवत रेखा पर जो है सबसे कम जो है भार देखने को मिलता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी के अपने अक्ष के जो घूर्णन होते हैं उसके परिणाम स्वरूप होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 22 जून को। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुई है और इसी कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर एक समान नहीं पड़ता है और दिन रात की अवधि में भी अंतर आता है। ग्रीष्म अयनांत जो कि 21-22 जून की तिथि को होता है, ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूर लंबवत चमकता है, अर्थात सूर्य की जो किरण है वो वस्तु से न्यूनतम डिग्री का कोण बनाती है, जिस कारण हमारी छाया वर्ष की सबसे छोटी छाया बन जाती है। इन दिनों सूर्य का जो प्रकाश होता है उत्तरी गोलार्ध में अधिक देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम देखने को मिलता है। वायुमंडल में ओजोन परत जो है ये क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, पराबैंगनी विकिरण जो होता है उससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने का काम करती है ओजोन परत। क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो मैंने पहले आपको दे दी है। भूमंडलीय ऊष्मन जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग में जो है एक तरह से योगदान जो है सर्वाधिक किसका है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, जिसकी वजह से पृथ्वी का ताप जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे सुबह है और ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी पर 3 बजे सुबह है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री ईस्ट। और ये कैसे होगी उसको यहाँ पर देखते हैं। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इससे अंतर्राष्ट्रीय समय की गणना की जाती है। विश्व को 360 डिग्री देशांतरों में विभाजित किया गया है, जिसे 15-15 डिग्री देशांतरों के 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर है। प्रश्न के अनुसार यदि स्थानीय समय 6 बजे सुबह है और जीएमटी 3 बजे सुबह है, अर्थात ग्रीनविच से 3 घंटा आगे स्थित है, तो 3 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 के हिसाब से 180 मिनट हो गए। और 4 मिनट का अंतर जो होता है वो एक देशांतर पर होता है, आपको पता है। तो 180 मिनट का अंतर कितने डिग्री देशांतर पर होगा? 45 डिग्री देशांतर पर होगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 4 से। और क्योंकि 45 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से आगे है तो आगे वाला पूर्वी देशांतर होता है, तो इस वजह से 45 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है? तो यूपी में होती है। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हल्दिया ये जो है आपकी तेल शोधनशालाओं के नाम है। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, पनानगुड़ी ये तमिलनाडु में है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी मतलब जो ज्वार नदमुख जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ज्वार नदमुख या मोहाना या एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मीठे पानी की नदी या धारा समुद्र से मिलती है, मतलब समुद्र के खारे पानी से मिलती है। और नदी के द्वारा जो मिट्टी को बहा कर लाया जाता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर जमा होने लग जाती है। धीरे धीरे नदी की धारा कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। ज्वार नदमुख अद्वितीय पौधे, पशु और समुदायों का घर होता है और ये दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक माने जाते हैं। जहाँ जहाँ एस्चुरी बनती है, जहाँ जहाँ ज्वार नदमुख बनता है। कई जानवर भोजन, प्रजनन के स्थानों और प्रवास के ठहराव के लिए ज्वार नदमुखों या एस्चुरी पर डिपेंड होते हैं। एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये नदियाँ जो हैं ये क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इसके अलावा विश्व की नदियों के बारे में बात करें तो मैकेंजी नदी कनाडा की है, ओडर नदी ये पोलैंड यूरोप की है, एल्ब नदी ये भी यूरोप की नदी है, सीन नदी ये फ्रांस की नदी है, ओब नदी ये रूस की नदी है और हडसन नदी यूएसए की नदी है। ये ऐसी नदियाँ हैं विश्व की जो क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? पिछले पेपर में एक क्वेश्चन आया था और भारत की जो भूकंपीय जोन है उसके बारे में मैंने वहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी थी, ठीक है। तो इन चारों में से कर्नाटक का जो पठार है ये उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में शामिल नहीं किया जाता है।
निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो पम्बन द्वीप, रामेश्वरम। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वर द्वीप अवस्थित है। इसे पम्बन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी चारों ओर से घेरे हुए है। इस पर दो प्रमुख शहर हैं, रामेश्वरम और धनुषकोडी। एलिफेंटा द्वीप भारतीय राज्य महाराष्ट्र के शहर मुंबई के मुंबई हार्बर में स्थित द्वीपों में से एक है। और निकोबार द्वीप समूह ये हिंद महासागर में है। और सालसेट द्वीप जो है ये भारत के पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। भारत में प्रतिवर्ष दो मानसून ऋतुएं होती हैं, मतलब दो मानसून की शाखाएं होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून वह मानसून जो जून में स्टार्ट होता है, सितंबर तक जारी रहता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक जारी रहता है। भारत में दो वर्षाधारक प्रणालियां हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती हैं, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये अरब सागर की एक शाखा है, अरब सागर मानसून की शाखा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा लाती है। तो पश्चिमी तट पर वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा की वजह से होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून सबसे पहले केरल में भारतीय मुख्य भूमि के दरवाजे पर दस्तक देता है। तो केरल में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, ये याद रखेंगे। आमतौर पर मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह तक ये मानसून जो है वो आ जाता है। और केरल में प्रवेश करने से पहले मानसून हवाएं 10 दिनों तक, लगभग 20 मई के आसपास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से गुजरती हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मानसून अगर स्टेट्स के हिसाब से देखें तो केरल में जो है सबसे पहले वर्षा कर रहा है। लेकिन सबसे पहले पूरे अगर यूटीज़ को भी शामिल कर लिया जाए तो इसमें अंडमान निकोबार जो है सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका मानसून यहीं से होकर के गुजरता है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्यों और नदियों के नाम है, मतलब दो स्टेट्स हैं और दो नदियों को जोड़ने की एक परियोजना थी। वो कौन कौन सी नदियां थीं वो देखेंगे आप। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये जो है समझौता हुआ था केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है इसके अंतर्गत स्टार्ट करी गई थी। केन बेतवा नदी संयोजन परियोजना 2005 से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है 2005 से स्टार्ट करी गई थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों स्टेट्स को इससे लाभ होगा। इसे 90 और 10 के रेशियो में, मतलब 90% जो वित्त पोषण है वो केंद्र के द्वारा, 10% वित्त पोषण राज्य के द्वारा, इस रेशियो में ये जो है स्टार्ट करी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक अधिशेष जल का स्थानांतरण करना है। मतलब केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक जो है वहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ तक पहुँचाना है। इस परियोजना से दो राज्यों के जिलों में फैले सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई करने में मदद मिलेगी। यह भारत में पहली नदी जो इंटरलिंकिंग परियोजना थी उसको केन बेतवा लिंक परियोजना के रूप में देखा जाता है। पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। इस परियोजना को 2016 में वन्यजीव मंजूरी मिली थी और इस परियोजना के परिणाम स्वरूप 9000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो गया था। उसमें 5803 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो पन्ना बाघ अभ्यारण्य में स्थित था। केन और बेतवा नदियाँ जो है मध्य प्रदेश से निकलती हैं। केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर के बहती है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और जो भी प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु यानी उद्गम बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो उद्गम बिंदु हैं वो लगभग एक ही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी भी तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। अतः ब्रह्मपुत्र और जो है सिंधु दोनों ही नदियों का उद्गम स्थान लगभग एक है। और इसके अलावा सतलज नदी भी मानसरोवर झील के पास में जो है राक्षस ताल झील से निकलती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो आधा जो आपका काम था 15वें पेपर का वो यहाँ से समाप्त हो गया। बाकी आधा पार्ट जो है आपको शाम को मिल जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसका रिवीजन कर पाएँ। और जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहाँ पर मैं ज़रूरी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।